Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing digestion in small intestine हमने स्टार्ट किया है और उसमें अब हम इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस पढ़ेंगे कि कौन सी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, मोटिलिटी कैसे होती है और कौन सी 3 एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कर रही होती हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में या जो ऐड ऑन करते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में. ठीक है, तो उनमें से सबसे पहली जो एसेसरी ऑर्गन है पेनक्रियास, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. तो सबसे पहले तो काइम हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वेरियस कंट्रैक्शंस एक तो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं. ठीक है, कि किस तरीके से काइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और दूसरा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ चुका होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कैसे करता है. तो उसकी जो मोटिलिटी है वो 3 टाइप की आपकी कंट्रैक्शंस या मूवमेंट से होती है. स्लीव कंट्रैक्शंस, सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टाल्टिक वेव्स. इन तीनों पे मैंने आपसे डिटेल में अलग से लेक्चर बनाया हुआ है. ठीक है, उसको आपने रीड आउट करना है और ये जो तीनों हैं ये वही चीज़ हैं. ठीक है, इसको हम सिर्फ सिंपली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हमने की हुई है. तो स्लीव कंट्रैक्शंस आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, सर्कुलर होते हैं. तो इन दोनों मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इंटेस्टाइनल कंटेंट्स या जो काइम है वो आगे फॉरवर्ड मूव करता है. फिर इसके अलावा सेगमेंटेशन होती है आपके इंटेस्टाइन की. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स या स्लीव कंट्रैक्शंस इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को मिक्स कर रहे होते हैं, और सेगमेंटेशन जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर काइम है उसको मिक्स करते हैं और उसको चर्न करते हैं. ठीक है, और इसका फ्लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ होता है. और पेरिस्टाल्टिक वेव जो हैं ये प्रोग्रेसिव कंट्रैक्शंस हैं जो आपके काइम को फर्दर मूव करते हैं. ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स स्लीव कंट्रैक्शंस होती हैं जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को मिक्स करती हैं. फिर सर्कुलर स्मूथ मसल्स की सेगमेंटेशन होती है जो आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को मिक्स और चर्न करती है और इसका बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है. और फिर पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं जो आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को फॉरवर्ड मूव करवाती हैं. ठीक है, इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं. ये आपका इस तरह से आपके ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और ये आपके सर्कुलर मसल्स होते हैं. तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये इस तरीके से आपका जो काइम है वो आपका ये यहाँ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. ठीक है, प्रेशर पड़ता है तो ये बंद हो जाते हैं और बीच में इस तरीके से सेगमेंटेशंस बन जाती हैं और इनके अंदर ये आपस में काइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है एक सेगमेंट के अंदर, और वो मिक्स और चर्न होता है और फिर नेक्स्ट सेगमेंट में जाता है और फिर इसी तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में जाता है. ये नेक्स्ट सेगमेंट में जाता है ये पेरिस्टाल्सिस के ज़रिए जाता है. सेगमेंटेशन से वो आपस में मिक्स और चर्न हो जाता है और बिल्कुल पतला और सेमी सॉलिड हो जाता है. आधा आपका जो काइम है वो स्टमक के अंदर चर्न होकर छोटे पार्टिकल्स में बनता है और फिर आगे फर्दर उसकी चर्निंग और मिक्सिंग जो है इंटेस्टाइन्स में होती है थ्रू सेगमेंटेशन, और थ्रू पेरिस्टाल्सिस वो आगे फॉरवर्ड मूव करता है इंटेस्टाइन्स में. ठीक है, दैट्स योर मूवमेंट ऑफ काइम. Peristalsis consists of a series of wave-like rhythmic contractions and relaxations involving both the circular and longitudinal muscles. This action propels the food forward through the GI tract, gastrointestinal tract. ठीक है, फूड को फॉरवर्ड प्रोपेल कर रहे होते हैं पेरिस्टाल्सिस. जबकि सर्कुलर मसल्स alternate contraction and relaxation which creates segments along the intestine. इस तरीके से सेगमेंट्स बन जाते हैं.
Chyme is pushed backward and forward in adjacent segments of the intestine, and this way segmentation mixes food in the GI tract by moving the food mass backward and forward. The circular muscles contract and relax, which creates a chopping motion. Chyme acidity is balanced in duodenum. अच्छा, अब आपका जो काइम होता है, आपको याद होगा तो आपके स्टमक के अंदर काइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो एसिडिक हो चुका हुआ होता है, ठीक है। अब ज़्यादा एसिडिक अगर होगा तो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ठीक है। स्टमक की पीएच जो है, स्टमक में एसिड सिक्रीट हो रहा होता है, तो लेकिन स्टमक के अंदर काफ़ी सारी मसल्स की लेयर्स भी होती हैं और म्यूकस भी पूरे के पूरे स्टमक को लाइन कर रहा होता है, इसलिए आपके स्टमक जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होता HCl की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। लेकिन आपकी इंटेस्टाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जैसे ही आपका एसिडिक काइम जिसकी pH 2 है वो आपकी डुडेनम में आता है, तो डुडेनम इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस gastric acidity by secretions from the Brunner's glands and from the pancreas. Brunner's glands are located in the mucosa and submucosa of the first few centimeters of the duodenum, that is called duodenum bulb. तो जैसे ही आपका एसिडिक काइम आता है गैस्ट्रिक आपके स्टमक से आता है आपके डुडेनम में, तो उसी वजह से स्टिमुलेशन होती है और आपका डुडेनम प्रोटेक्ट हुआ होता है। एक तो पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस की वजह से, पेनक्रियाज जो हैं बायोकार्बोनेट्स सेक्रीट करते हैं, तो पेनक्रियाज आपका जो एसिडिक काइम है उसको वो कर देते हैं, थोड़ा बेसिक की तरफ ले आते हैं, थोड़ा अल्कलाइन की तरफ ले आते हैं, ठीक है। उसको बैलेंस कर देते हैं, उसकी पीएच बैलेंस कर देते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अपने भी ग्लैंड्स सिक्रीशंस सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एसिडिक काइम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, जो आपकी म्यूकस कंटेनिंग ये सिक्रीशंस हैं इनकी पीएच 8.2 to 9.3 होती है। ये मिक्स होती है एसिडिक काइम के साथ और नॉर्मल पीएच बना लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे ले आते हैं दोनों को। तो जो म्यूकस है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एपिथेलियल म्यूकोसा को, ये हम पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स आपकी एपिथेलियल लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। The pancreatic secretions released into the duodenum are rich in bicarbonate, which helps to neutralize the acid released from the stomach. अब जो pancreatic secretions हैं वो बाइकार्बोनेट्स में रिच होती हैं, ये स्टमक के जो एसिडिक काइम है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। बाइकार्बोनेट्स का काम ही ये है, ठीक है। डिसरप्शंस और अच्छा हमने ये पढ़ा है कि जो काइम की एसिडिटी है वो दो तरीक़ों से न्यूट्रलाइज होती है या बैलेंस होती है, एक आपकी पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस के ज़रिए से और एक इंटेस्टाइन्स की अपनी सिक्रीशंस की वजह से। इन दोनों सिक्रीशंस का मिक्सचर की पीएच होती है 8.2 to 9.3, जबकि आपके एसिडिक काइम की पीएच होती है 2। तो ये न्यूट्रलाइज होके मिडल पीएच ले आते हैं और उस तरीके से आपका काइम जो है आपकी इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है। तो ये आपके किस तरीके से कर रहे होते हैं, एक तो इन सिक्रीशंस के अंदर म्यूकस कंटेनिंग सिक्रीशंस होती हैं और एक जो है इनके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो ये दोनों मिल के आपके इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर डिसरप्शंस आ जाएं इन सिक्रीशंस के अंदर, डिसरप्शंस और इनएडिक्वेट रिलीज ऑफ दीज अल्कलाइन रिच secretions or excessive gastric acid secretions into the duodenum can precipitate the development of duodenal ulcers, which typically form around the duodenal bulb. As with gastric acid ulcers, medications to suppress acid productions are helpful in treating duodenal ulcers. तो आपकी अगर इन secretions के अंदर disruptions आ जाएं तो क्या होता है कि एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड आपकी डुडेनम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, और उससे आपके अल्सर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स के लिए आप मेडिकेशंस लेते हैं जिससे एसिड प्रोडक्शन आपकी कम होती है और डुडेनल अल्सर्स आपके फिर ट्रीट हो जाते हैं। तो
इसका मतलब ये है कि ये सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं एक बारी फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ आपके लिए। काइम आपका एसिडिक होता है और वो स्टमक से आता है, उसकी pH होती है 2। जैसे वो आपके आता है डुडेनम में, तो डुडेनम के अंदर पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस और डुडेनम की अपनी सिक्रीशंस उस काइम को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। कैसे करती हैं? म्यूकस के ज़रिए से और आपके बाइकार्बोनेट्स के ज़रिए से। और अगर इसको न्यूट्रलाइज ना करें तो आपकी डुडेनल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रेगुलेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी। काफ़ी सारे हार्मोन्स और पेप्टाइड्स हैं, जैसे वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहे थे, इसी तरीके से आपकी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। इनमें आ जाता है वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। ये आपकी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है ताकि फर्दर कंटेंट्स अंदर मूव आएँ, अंदर इंटेस्टाइन के अंदर आएँ। उसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड सब्सटेंस बी और पेप्टाइड मोटिलेटिन, यही तीनों जो हैं आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस में भी हेल्प कर रहे थे। और फिर काफ़ी कम एक्सटेंट में एक और हार्मोन है कोलिसिस्टोकिनिन। ये हेल्प कर रहा होता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में भी और फैट की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी। तो ये जो चारों हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में भी। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड सब्सटेंस बी, पेप्टाइड मोटिलिटिन और हार्मोन कोलिसिस्टोकिनिन। अब इनमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होती हैं आपकी जो हेल्प कर रही होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसको हेल्प करती हैं। ये तीनों हैं पेनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। इन तीनों से डिफरेंट सिक्रीशंस आती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं आपके इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम पेनक्रियाज को देख लेते हैं। Pancreas is a slender, elongated organ that ranges in length from about 6 to 9 inches. The pancreas is found behind the great curvature of the stomach, lying between the stomach and the duodenum. इसको हम पिक्चर से देखते हैं, इस तरीके से हैं। ये आपके पेनक्रियाज यहाँ पर होते हैं। जो आपका ये स्टमक का ग्रेट कर्वेचर आ रहा है, ये इस तरीके से जो स्टमक का ग्रेट कर्वेचर आ रहा है, इसी के साथ ही आपके पेनक्रियाज होते हैं। और यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट होता है जो सीधा आपके यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से आपकी ये डुडेनम है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो है पेनक्रियाटिक डक्ट इसके साथ अटैच होता है। तो ये 6 to 9 इंचेस लॉन्ग है, एलोंगेटेड से ऑर्गन है और स्टमक के ग्रेट कर्वेचर के पीछे होता है, ठीक है। डुडेनम और स्टमक के बीच में लाई करता है। 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव सेल्स आर फाउंड इन पेनक्रियाज। 2 तरह के सेल्स हैं हमारे पेनक्रियाज में, वो हैं डक्टलेस एंडोक्राइन सेल्स। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जो ये डक्टलेस एंडोक्राइन सेल्स हैं इनका डाइजेशन से काम नहीं होता। इनका ये हार्मोन्स हैं जो कि पेनक्रियाज के 2 काम हैं, एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है और दूसरा इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों ब्लड में शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं। तो पेनक्रियाज के ये 2 काम होते हैं। तो जो डक्टलेस एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, मतलब पेनक्रियाज के अंदर के जो सेल्स होते हैं, इनका कोई डक्ट नहीं होता, मतलब ये डुडेनम के साथ अटैच नहीं होते। तो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। फिर दूसरे सेल्स आते हैं एसिनर एक्सोक्राइन सेल्स। ये डक्ट वाले सेल्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। हमने इन एंजाइम्स को देखना है और हमने एसिनर एक्सोक्राइन सेल्स को देखना है, ठीक है। पेनक्रियाटिक, अच्छा तो इससे पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं। ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। ये जो बी है ये है स्कीमेटिक प्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शंस ऑफ पेनक्रियाज। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। एंडोक्राइन डक्टलेस पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, ये आपके सेल्स हैं जो कि आपके ये
इस तरह के ये वाले जो सेल्स हैं आपके, ये सब के सब हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। ये यहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है, और ये ब्लड में आपके जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। फिर ये तो आपके ये एक्सोक्राइन सेल्स एंडोक्राइन सेल्स हो गए जो कि डक्टलेस हैं। फिर एसिनर सेल्स आते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं, और डक्ट सेल्स आते हैं, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। दो तरह के सिक्रीशंस होती हैं डाइजेशन के लिए पेनक्रियाज की, जो कि होती हैं, एक तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं और एक पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से आते हैं। ये फिर ये वाले जो सेल्स हैं ये जो अंदर एक डक्ट है इसके साथ अटैच होते हैं, और यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट जूस ये सारा आ जाता है, मिल के पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं और ये आ जाता है डुडेनम में आपके, ठीक है। इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास। ये एसिनर और डक्ट सेल्स होते हैं ये दोनों। तो अब हम इनको देख लेते हैं। Pancreatic juice. Pancreatic juice contains bicarbonates. Bicarbonates are important for neutralizing the acidic chyme and maximizing enzyme activity within the duodenum. अच्छा, तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक तो बाइकार्बोनेट था, ठीक है, जो कि डक्ट सेल्स से सीक्रेट कर रहे थे। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये जो एसिडिक काइम है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी पीएच कम ज़्यादा करता है, और उसके अलावा जो एंजाइमिक एक्टिविटी थी डुडेनम में उस सारी एंजाइमिक एक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ कर देता है, ठीक है, ताकि वो इजीली एंजाइम्स काम कर सकें, ठीक है। अगर एसिडिक काइम होगा, काइम की पीएच अगर कम होगी तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, तो वो उसको जो है न्यूट्रलाइज करता है ताकि एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। उसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैटाइंस होते हैं सारे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एनाइन क्लोराइड होता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पेनक्रियाटिक जूस में होता है। बाइकार्बोनेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये तीन होते हैं आपके पेनक्रियाटिक जूस में। बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट, ये आपका मैं थोड़ा सा आपको पहले नॉर्मली बता देती हूँ कि आपके जो पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सर्कुलर ग्लैंड्स होते हैं वो स्मॉल डक्ट्स के साथ अटैच होते हैं। स्मॉल डक्ट जो है वो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ अटैच होती है। फिर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट आपकी कॉमन बाइल डक्ट जो है उसके साथ अटैच होती है, और मिल के ये बना देते हैं बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये आप देखें, ये आपकी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाज हैं, ठीक है, ये आपका लिवर है, ठीक है। अच्छा, और ये पीछे आपका गॉल ब्लैडर है। अच्छा, तो ये आपकी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, ये डुडेनम है। यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है जहाँ से ये अटैच हो रहा होता है इधर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आएँ इधर आएँ, ये जो है ये कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट है, ठीक है, जो लिवर की होती है, ठीक है। और ये पीछे गॉल ब्लैडर है। तो ये दोनों मिल के यहाँ पे मिल के कॉमन पेनक्रियाटिक बाइल डक्ट बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो होता कैसे है कि आपके जो ये सेल्स होते हैं ये स्मॉल डक्ट के साथ अटैच होते हैं, ये स्मॉल डक्ट्स हैं, ठीक है, और फिर ये मेन बाइल डक्ट है, और फिर ये मिल जाती है बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर, इसके साथ ये यहाँ से मिल जाती है, ये कॉमन यहाँ पे कॉमन पेनक्रियाटिक बाइल डक्ट हो जाती है, और ये दोनों मिला के अपनी सिक्रीशंस यहाँ पे डाल देते हैं। तो बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो क्या है, अब हम ज़रा इसका पोर्शन रीड कर लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, द एसिनर सेल्स ऑफ पेनक्रियाज आर अरेंज्ड इनटू सर्कुलर ग्लैंड्स दैट आर अटैच्ड टू स्मॉल डक्ट्स, ठीक है। तो एसिनर ग्लैंड्स आपके क्या थे,
ये वाले एसिनल ग्लैंड्स जो एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, ये स्मॉल डक्ट के साथ अटैच होते हैं. द पेनक्रियाटिक जूस, फिर नेक्स्ट है द पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल डक्ट्स within the pancreas. These small ducts coalesce to form a large mean pancreatic duct. ये सारी छोटी छोटी डक्ट्स मिला के लार्ज पेनक्रियाटिक डक्ट बना देती हैं. ये छोटी छोटी डक्ट्स मिला के लार्ज पेनक्रियाटिक डक्ट बना देती हैं, which later joins with the common bile duct at the greater duodenal papilla, also called the ampulla of Vater, to form the bile pancreatic duct. The bile pancreatic duct empties into the duodenum थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई. तो ये दोनों यहाँ पे पैपिला, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पैपिला है, ये डुडेनम का यहाँ पे आ जाती हैं. इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई भी कहते हैं, और यहाँ पे ये दोनों बाइल डक्ट के साथ अटैच हो जाती हैं. ब्लॉकेज ऑफ दिस डक्ट एज में अकर विद गॉलस्टोन्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर मे इम्पेयर द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस out of the pancreas and lead to acute pancreatitis. Acute pancreatitis is the inflammation of pancreas. It is a potentially life-threatening condition. तो अगर आपकी ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, ठीक है, और ये डक्ट ब्लॉक होती है गॉल स्टोन्स में, जब पतरी कहते हैं ना, उर्दू में इसको पतरी कहते हैं, जो आपके स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है. तो ये जो है, अगर आपकी इधर आपकी इस जो डक्ट है इसके अंदर अगर गॉल स्टोन्स हों, ठीक है, तो ये गॉल स्टोन्स आते हैं आपके गॉल ब्लैडर में से, ठीक है. तो उससे क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस प्रॉपरली नहीं आ पाता इंटेस्टाइन में, तो उससे एक्यूट पेनक्रियाटिटिस हो जाती है. इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेनक्रियाज की, क्योंकि फिर एसिडिक काइम प्रॉपरली आपका न्यूट्रलाइज नहीं होता. तो ये एक काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ठीक है. इसमें फ़ौरन आपको गॉल स्टोन्स जो हैं रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है. रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस. पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस हार्मोन्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होते हैं. आपकी सारी सिक्रीशंस ये हार्मोन्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होती हैं. तो इनमें जो हार्मोन्स हैं वो हैं हार्मोन सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकिनिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड और सोमैटोस्टेटिन. हार्मोन सिक्रेटिन जो है वो सिक्रीट होता है ब्लड में बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं जो कि आपकी म्यूकोसा में होते हैं, ठीक है, लाइनिंग में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होते हैं. उससे हार्मोन सिक्रेटिन ब्लड में सिक्रीट होता है, विच इज़ सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द रिलीज ऑफ एसिड काइम इनटू द डुडेनम. अच्छा, होता क्या है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक काइम आता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स होते हैं हार्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं. उनको जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं एसिडिक काइम से, तो वो सिक्रीट कर देते हैं हार्मोन सिक्रेटिन. हार्मोन सिक्रेटिन ब्लड में जाता है, ब्लड से जाके वो पेनक्रियाज को बताता है, मैसेंजर है, पेनक्रियाज को बताता है कि डुडेनम के अंदर एसिडिक काइम आ गया है, तो जल्दी से उसको न्यूट्रलाइज कर दो. तो इस तरीके से आपके फिर पेनक्रियाज जो हैं वो बाइकार्बोनेट्स रिलीज़ करते हैं. फिर उसके बाद कोलिसिस्टोकिनिन. कोलिसिस्टोकिनिन इज सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस एंड एंजाइम्स इनटू द डुडेनम. तो कोलिसिस्टोकिनिन जो है वो भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स ही सिक्रीट कर रहे होते हैं, और ये आपके पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है. तो असल में कोलिसिस्टोकिनिन जो है डुडेनम में जब आपका काइम के अंदर जब फैटी सब्सटेंस होता है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स कोलिसिस्टोकिनिन सिक्रीट करते हैं, और ये फिर पेनक्रियाटिक जूसेस और एंजाइम्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. इसके अलावा वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड VIP. It is present in neurons within the gut. They also stimulate the pancreatic bicarbonate release into the small intestine. अच्छा, इसके अलावा वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ये भी आपके गट के न्यूरॉन्स में होता है, और जैसे ही ये भी आपके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइकार्बोनेट्स रिलीज़ करे. और स्टोमेटोस्टेटिन उल्टा है, ये पैरासिम्पैथेटिक वे में काम कर रहा होता है. ये आपकी जो पेनक्रियास की सिक्रीशंस है उनको स्टॉप करता है.
मतलब अब वो देख लेता है कि इतनी सिक्रीशंस आ गए हैं कि एसिटिकाइम आपका जो है न्यूट्रलाइज हो गया है। वो फिर वापस जाता है पेनक्रियाज के पास और उसको बताता है कि एसिटिकाइम न्यूट्रलाइज हो गया है, अब सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना स्टॉप कर दो। तो फिर पेनक्रियाज स्टॉप कर देते हैं सिक्रीशंस अपनी। तो ये 4 हैं जो ये 4 आपके हार्मोन्स हैं और ये आपके स्टिमुलेट कर रहे होते हैं सिक्रीशंस को। आपका जो हार्मोन सिक्रेटिन है वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। कोलिसिस्टोकिनिन जो है वो भी आपके पेनक्रियाटिक जूसेस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड जो है ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है और सोमैटोस्टेटिन जो है इनहिबिट करता है पेनक्रियाटिक एक्सक्रीशन को। पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपके पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो तकरीबन आपकी 50% कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करते हैं, 50% प्रोटीन्स डाइजेस्ट करते हैं और 80 से 90% सारी की सारी जितने भी इंजेस्टेड फैट है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इनमें वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करते हैं? उसके अंदर आपके आते हैं तो जो आपके एंजाइम्स आपकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं वो होते हैं, उनको हम प्रोटीएजेस कहते हैं, क्योंकि वो मतलब प्रोटीन को एजेस डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स। प्रोटीन के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम प्रोटीएजेस कहते हैं। इनके अंदर आ जाते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, प्रोइलास्टेज और कोलाजिनेज। ये सब के सब एंजाइम्स जो हैं आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। एज अ ग्रुप जितने भी आपके प्रोटीएजेस हैं वो असल में प्रोटीन्स आपकी जो हैं उनके पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं वैसे प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ये उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो और इस तरीके से अगर लॉन्गर चेन है आपकी तो उस तरीके से आपको शॉर्टर चेन मिलती है। तो ये जो प्रोटीएजेस हैं ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। और फिर एंड जो रिज़ल्ट होता है ना, मतलब आपकी जितनी भी प्रोटीन है वो उसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एंड में वो देती है ट्राईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स और फ्री अमाइनो एसिड्स। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब एक अमाइनो एसिड अगर दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा डाईपेप्टाइड, ठीक है। इसमें 2 पेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। और अगर 2 के साथ एक और मिल जाएगा तो वो ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा। इसका मतलब है 3 पेप्टाइड चेन्स हैं। एक पेप्टाइड चेन जो होती है वो अमाइनो एसिड होता है, 2 पेप्टाइड चेन्स मिलकर डाईपेप्टाइड्स बनाती हैं और 3 पेप्टाइड चेन्स मिलकर ट्राईपेप्टाइड्स बनाती हैं। ये सबसे ज़्यादा जो आपके लिए सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। और इससे फर्दर जो है आपके कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्रेक डाउन होती हैं और फिर ये मिलती हैं। तो ये जो 3 हैं ट्राईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स और फ्री अमाइनो एसिड्स, ये आपके फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। इंटेस्टाइन में एंटेरोसाइट जो है वो इंटेस्टाइन के वो सेल्स हैं जहाँ से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ ट्राईपेप्टाइड्स जो हैं वो जब ब्रश बॉर्डर पे आते हैं, ठीक है, एंटेरोपेप्टाइड का जो ऊपर ब्रश बॉर्डर होता है उसके ऊपर आते हैं, वहाँ पे फर्दर हाइड्रोलाइज होते हैं और फिर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आपके प्रोटीन की डाइजेशन होती है जिसके अंदर ये सारे आपके एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आपके एक जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है उसके लिए सिर्फ एक ही एंजाइम होता है पेनक्रियाज में, होता है अल्फ़ा अमाइलेज। अल्फ़ा अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होता है। और इसके अलावा लिपिड के डाइजेशन के लिए 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और ठीक है दूसरा होता है कोलिपेज। ये 2 वो एंजाइम्स हैं जो आपके लिपिड के डाइजेशन के लिए होते हैं। तो अगर आपकी पेनक्रियाज काम नहीं करें तो आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन ही नहीं होगी। इसीलिए पेनक्रियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
digestion of all these three nutrients. So this is it for today. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.